नमस्कार। हमारे YouTube चैनल इन फिटोरो के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए नए अपडेट्स और वित्तीय मामलों और व्यवसायिक मामलों पर नई नई जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे आप बने रहें। आज हम चर्चा करेंगे मुद्रा पर। आजादी के पहले जो हमारा रुपया था, हमारा इंडियन रुपी जो थी, एक रुपया जो था, वो पहले उसका जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो पारिटी होती थी, मतलब एक मुद्रा की दूसरे मुद्रा के साथ में जो तुलना होती है, तो रुपए की जो तुलना होती थी पहले वो पाउंड में हुआ करती थी। पहले डॉलर्स में नहीं थी, रुपए की तुलना पहले पाउंड में होती थी। और एक रुपया करीब करीब 13.37 रुपए के बराबर में एक पाउंड था, क्योंकि उस समय सब जगह ब्रिटिश हुकूमत थी अधिकतर, तो पाउंड का बोलबाला था। 13.37 करीब में एक पाउंड आता था उस समय रुपए की, जब हम बात करें एक्सचेंज रेट की बात करें। उसके बाद में समय समय पर ग्रेजुअली रुपए की कीमतों में अवमूल्यन होता गया। ऐसा नहीं है कि रुपया केवल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में या अभी वर्तमान हालातों के मद्देनजर ही गिर रहा है। रुपया में जो की गिरावट है वो आज़ादी के बाद से क्रमशः बनी हुई है। कभी कभी सरकारों ने खुद रुपए का अवमूल्यन किया आगे रहकर, कभी कभी आर्थिक परिस्थितियां ऐसी रही और कभी कभी वैश्विक परिस्थितियों के कारण जो है रुपए की कीमतों में जो गिरावट है वो आती रही समय समय पर। थोड़ा पीछे चले हम लोग, आज़ादी के पहले की अगर बात करें तो 1944 में करीब 44 देशों का एक सम्मेलन हुआ था, जिसको ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट बोलते हैं, जिसमें एक समझौता साइन किया गया था। इस ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए मुद्रा के एक दूसरे के मुद्रा के एक्सचेंज रेट या विनिमय दर को तय करने के लिए बड़े कन्फ्यूजन हुआ करते थे। तो गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ करता था, सोने के स्टैंडर्ड्स को हटाने के लिए और डॉलर को लाने के लिए, या कोई एक ऐसी वैश्विक मुद्रा हो जिसमें सारी विश्व की मुद्राओं की विनिमय दर को निर्धारित किया जा सके, उसके लिए एक 44 देशों का एग्रीमेंट हुआ था। और इस 1944 में ही, इस सम्मेलन के बाद में ही IMF की स्थापना हुई थी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। तो इस ये सम्मेलन हुआ था, इसका जो उद्देश्य था वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना था और मुद्रा की जो विनिमय दरें हैं उनको स्थिर करना था, ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, इसलिए इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था। और मौद्रिक जो व्यवस्था थी उसको सोने की मौद्रिक व्यवस्था से हटाकर डॉलर को मानक बनाने का जो है तय किया गया था इसमें। और इस सम्मेलन के बाद में, इस एग्रीमेंट के बाद में दुनिया की लगभग हर मुद्रा की जो कीमत है उसका निर्धारण जो है वो डॉलर की एक स्पेसिफिक फार्मूले से तय होने वाली विनिमय दर के आधार पे किया जाने लगा। तब से जो है वो हमारे रुपये का भी जो दर तय की जाती है, रुपए की जो वैल्यू तय की जाती है वो डॉलर के मुकाबले में तय की जाती है। इसके बाद में, आज़ादी के बाद में 1966 में भीषण आर्थिक संकट आया देश में। उस समय भी एक डॉलर जो था करीब करीब 7.5 रुपये का था, उतना नहीं गिरा हुआ था 1966 में। उसके बाद में 1991 में भी देश ने भारी आर्थिक संकट झेला। विदेशी भुगतान का भी संकट देश के सामने आ गया था और पेमेंट करने में दिक्कतें आ रही थी और देश उस समय एक भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा था और दुनिया बहुत तेज़ी से उदारीकरण की तरफ जा रही थी। तो भारत ने भी फिर उदारीकरण, जिसको लिबरलाइजेशन बोलते हैं, उसकी तरफ जाने का मन बनाया और हम लोगों ने भारत ने उदारीकरण की घोषणा करी। और 1991 के उस उदारीकरण के बाद में रुपए की वैल्यू में डॉलर के मुकाबले और ज़्यादा कमी आने लगी। और जब उदारीकरण घोषित हुआ था उस समय एक डॉलर जो था 25 रुपये के बराबर था। परंतु ये उदारीकरण की घोषणा के बाद में 1991 के इस लिबरलाइजेशन के बाद में जो डॉलर था, एक डॉलर जो था वो 35 रुपये का हो गया। मतलब रुपये की वैल्यू में 10 रुपये की गिरावट आ गई। तो ये सब एक मुद्रा का दूसरे मुद्रा से विनिमय दर तय क्यों की जाती है, क्या आवश्यकता पड़ती है? वो आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि किसी भी देश के पास में आयात का भुगतान करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होना चाहिए, विदेशी मुद्रा का भंडार होना चाहिए। तो ये विदेशी मुद्रा का भंडार क्या होता है? विदेशी मुद्रा का भंडार किस चीज़ में होता है? तो अलग अलग देशों के हिसाब से सामान्यतः एक ही फार्मूला है, परंतु विदेशी मुद्रा भंडार को रखने के लिए सामान्यतः जो सरकारें होती है वो बैंक नोट्स, उसके बाद में जो विदेशी जमाएं जो होती है हमारे पास में डिपॉजिट्स,
गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती है, जो रिजर्व करेंसीज जो होती है जैसे बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स, इन सबको शामिल किया जाता है। इन सब का जो कलेक्शन होता है उसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बोलते हैं, जिसको विदेशी मुद्रा का भंडार बोलते हैं। कुछ देश की सरकारें उसमें अपने गोल्ड को भी शामिल करती है और कुछ स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं उसको भी शामिल करती है। तो ये विदेशी मुद्रा जो भंडार है ये क्यों ज़रूरी होता है और हमारे पास में क्यों ज़्यादा होना चाहिए? क्योंकि आयात और निर्यात जो होता है वास्तव में वो विदेशी मुद्राओं में होता है। अगर हमें करना है तो हमें डॉलर में भुगतान करना पड़ता है, और जब हम निर्यात करते हैं तो हम ऑब्वियसली हम भी डॉलर में भुगतान लेना चाहते हैं। तो डॉलर की कीमतें और रुपए की कीमतें डिमांड एंड सप्लाई के रूल्स पे काम करती है। जब डॉलर्स की मांग बहुत बढ़ जाती है और मार्केट में जब डॉलर अवेलेबल नहीं होता है तो रुपए के मुकाबले में डॉलर जो होता है मजबूत हो जाता है और डॉलर की कीमत बढ़ जाती है और रुपए की कीमत कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर रुपए की कीमत गिर रही है इसका मतलब देश गड्ढे में जा रहा है या हमारे देश के रुपए की कोई वैल्यू ही नहीं बची है या हम किसी भी प्रकार से पिछड़ रहे हैं या हम पीछे हैं, ये कहना गलत है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के मामले में मैं बात करूं तो आज भी हमारा जो हिंदुस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो दुनिया में चौथे नंबर का सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखने वाला देश है। भारत की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की स्थिति काफ़ी बेहतर है विश्व के कई अन्य देशों के मुकाबले। इवन यूनाइटेड स्टेट्स यूएस से भी ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व मजबूत हमारे पास में उपलब्ध है। परंतु जहाँ तक रुपए और डॉलर की बात होती है तो रुपए का जो गिरना होता है वो कई कारणों से होता है। अगर रुपया अपनी जगह सही है, हमारे देश में सब कुछ सही चल रहा है, हमारे देश की जीडीपी भी अच्छी है, प्रगति हो रही है, रोजगार भी अच्छा है, हम लोग उत्पादन भी कर रहे हैं, और उसके बाद भी अगर रुपया गिरता है तो कहीं ना कहीं उसका कारण डॉलर की तरफ भी देखना पड़ता है कि डॉलर अगर अपने आप को मजबूत कर रहा है, रुपया वैसा ही है, हमारे देश की परिस्थिति वैसी है, परंतु अगर यूएस मजबूत होता है, डॉलर मजबूत होता है तो भी हमारा रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले में गिर जाता है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि रुपये का परफॉर्मेंस खराब हो गया है। रिसीट एंड पेमेंट पे भी डिपेंड करता है बहुत कुछ। अगर हमारे पास में डॉलर्स की रिसीट कम होने लग गई है, मतलब प्राप्तियां कम हो रही है, इसका मतलब हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, हमारे देश में डॉलर कम आ रहा है, हमारे देश में विदेशी मुद्राएं कम आ रही है और आयात ज़्यादा कर रहे हैं, हम बाहर चले जा रहा है पैसा हमारे पास में, विदेशी मुद्रा हमारे पास से बाहर जा रही है, तो वो रिसीट एंड पेमेंट का जो गैप होता है, प्राप्ति और भुगतान का जो गैप होता है, वो भी कभी कभी रुपये को दबाव में लाता है और रुपया कम होने लग जाता है। अब उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार जो होता है हमारे देश में, जो विदेशी मुद्रा जो बाहर जाती है सबसे ज़्यादा, वो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम पदार्थ में जाती है। हमें पेट्रोल खरीदने के लिए खर्च करना पड़ता है और गैर उत्पादक चीज़ों को खर्च करने में जब विदेशी मुद्रा का भंडार बाहर जाता है तो रुपये के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ता है। इसलिए किसी भी देश के लिए विदेशी मुद्रा के जो भंडार है उसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है और इस विदेशी मुद्रा के भंडार को बनाए रखने के लिए जितना हो सके निर्यात को बल देना चाहिए और आयात को हतोत्साहित करना चाहिए। निर्यात को बल देने के लिए और आयात को कम करने के लिए देश के डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो होता है, घरेलू जो उत्पादन होता है, उसको बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए ताकि जो वस्तुएं हम आयात करते हैं, जो हमें बाजार से लाना पड़ती है, वो हमें कम लाना पड़े और हमारे देश में उसकी उपलब्धता हो जाए। तो जो हमारे पास में फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है, जो हमारे पास में विदेशी मुद्रा का भंडार ऑलरेडी अवेलेबल है, उसका डिप्लीशन ना हो सके और उसमें कमी ना आ सके। तो ये विदेशी मुद्रा का जो विनिमय दर कैसे तय होती है, रुपये के मुकाबले डॉलर कैसे कम या ज़्यादा होता है, कैसे फॉरेन एक्सचेंज की कैलकुलेशंस किए जाते हैं, ये हम हमारे आने वाले किसी वीडियो में देखेंगे। तो इसी प्रकार के नए नए अपडेट्स और अच्छी जानकारियाँ जो होती है वित्तीय और व्यवसायिक क्षेत्र की जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल इन फ्यूटुरो से जुड़े रहिए और आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कीजिए www.infuturo.in।